Hello students, a very warm welcome to this amazing platform of learning called CUET Wala. Together we are preparing for your CUET 2024 examination और हम साथ में मिलके पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट लीगल स्टडीज. So in this Safal 2.0 batch, together we have completed various chapters of legal studies. कॉन्ट्रैक्ट लॉ, जुडिशरी, टॉर्ट लॉ, ये सब हमने कवर कर लिया है और रिसेंटली लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टी लॉ का कॉन्सेप्ट भी खत्म कर लिया है. But as I was discussing with you in the previous class, that most probably in this class we were supposed to solve certain MCQs. But then I thought हमें एक और टॉपिक कर लेना चाहिए, फिर हमारे पास abundance of topics हो जाएंगे, so that we will be solving variety of MCQs from different topics. तो पहले हम क्रिमिनल लॉ का टॉपिक खत्म करेंगे, उसके बाद फिर हम जो है इन तीनों टॉपिक्स के MCQ सॉल्व करेंगे. कौन कौन से टॉपिक के? कॉन्ट्रैक्ट लॉ के, प्रॉपर्टी लॉ के और क्रिमिनल लॉ के फिर हम MCQ सॉल्व करेंगे वंस वी कंप्लीट द क्रिमिनल लॉ टॉपिक. सो लेट अस क्विकली गो थ्रू द रीकैप ऑफ द प्रीवियस लेक्चर कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या किया था. तो सबसे पहले हमने टाइप्स ऑफ ट्रांसफर्स किए थे. तो इसमें क्या हमने पढ़े थे? 4 तरीके के ट्रांसफर्स पढ़े थे: सेल, एक्सचेंज, गिफ्ट एंड लीज. ठीक है, ये जो चारों टाइप्स ऑफ ट्रांसफर्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इन्हीं से बहुत सारे क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स, या जो इन टाइप्स ऑफ ट्रांसफर्स के स्पेसिफिक फीचर्स हैं उन पे क्वेश्चंस फ्रेम करके आपसे पूछे जाएंगे. तो सेल का स्पेसिफिक फीचर क्या था कि उसमें प्रॉपर्टी की जो एक्चुअल ओनरशिप है दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू दी अनदर पर्सन. ठीक है, यहाँ पे क्या ट्रांसफर होता है? सेल में एक्चुअल ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड. और दूसरा पॉइंट हमने इसका क्या पढ़ा था? यहां पर कंसिडरेशन क्या होती है? कंसिडरेशन इज प्राइस और मनी. सो दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ योर सेल. जब आप सेल के थ्रू प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो तो ये 2 एसेंशियल एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट होने चाहिए. उसके बाद हम अगर एक्सचेंज की बात करें तो एक्सचेंज में भी क्या है? एक्चुअल ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, यानी कि एक व्यक्ति से ओनरशिप दूसरे व्यक्ति के पास चली जाएगी. बट यहां पर डिफरेंस क्या है? सेल में भी यही हो रहा था, एक्सचेंज में भी ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है. तो सेल और एक्सचेंज में डिफरेंस क्या है? सेल में क्या है? कंसिडरेशन प्राइस होता है, यानी कि एक पार्टी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करती है और बदले में जो दूसरी पार्टी है वो उसे मनी या प्राइस देती है. जबकि एक्सचेंज में क्या होता है? दोनों पार्टीज एक दूसरे को कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रही होती हैं. ठीक है, तो यहां पर जैसे कि सेल में कंसिडरेशन प्राइस था, वैसे ही एक्सचेंज में कंसिडरेशन क्या होगा? हमारी प्रॉपर्टी. सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द 2. सेल में कंसिडरेशन इज प्राइस और यहां पर हमारा एक्सचेंज में कंसिडरेशन क्या होगा? हमारी अनदर प्रॉपर्टी. यानी कि दोनों पार्टीज आपस में प्रॉपर्टीज एक्सचेंज कर रही हैं. फिर अगर हम गिफ्ट की बात करें तो गिफ्ट का क्या एसेंशियल फीचर था? यहां पर भी जो एक्चुअल ओनरशिप है वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी को ट्रांसफर हो रही है, बट द डिफरेंस लाइज इन द कंसिडरेशन पार्ट. यानी कि जो कंसिडरेशन है, व्हाट इट इज, क्या कंसिडरेशन है? क्या यहाँ पर मनी कंसिडरेशन होता है या यहाँ पे प्रॉपर्टी कंसिडरेशन होती है? यहाँ पर क्या? देयर इज नो कंसिडरेशन एट ऑल. यानी कि सिर्फ एक पार्टी जो है अपनी प्रॉपर्टी दूसरी पार्टी को ट्रांसफर कर रही है, बदले में जो रिसीविंग एंड पे है यानी कि जो बायर है उसको कुछ भी नहीं देना है, ना उसको पैसे देने हैं ना उसको कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है. तो गिफ्ट का एसेंशियल फीचर है दैट देयर विल बी नो कंसिडरेशन फ्रॉम वन ऑफ द पार्टीज इन द ट्रांजैक्शन. उसके बाद हमने बात की थी लीज की. लीज हमारा 4th टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है. लीज में क्या है? जैसे अभी तक हमने 3 टाइप ऑफ ट्रांसफर पढ़े, सेल, एक्सचेंज एंड गिफ्ट. यहां पर क्या था? एक्चुअल ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को. यानी कि अब जिस व्यक्ति को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई वो उसका मालिक बन गया और वो जैसे चाहे उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकता है. चाहे तो वो आगे किसी को बेच सकता है, हो सकता है वो किसी को रेंट पे दे सकता है. ही हैज ऑल द राइट्स रिलेटेड टू दैट प्रॉपर्टी जो किसी एक ओनर के पास होते हैं. बट लीज में क्या होता है? लीज में ओनली पोजेशन इज ट्रांसफर्ड. ऑलराइट, तो लीज में सिर्फ
पोजेशन ट्रांसफर होती है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे अगर आपने आपका जो घर है वो किराए पे किसी को दे दिया है, किसी को रेंट पे दे दिया है, तो जो व्यक्ति वहां पर आपको किराया दे रहा है, वहां पर रह रहा है आपकी प्रॉपर्टी में, वो उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं हो गया। उसके पास सिर्फ राइट टू पोजेशन है, यानी कि उसके पास क्या अधिकार है, सिर्फ उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का, उसमें उसको पोजेस करने का या उसमें रहने का। वो ना तो किसी को प्रॉपर्टी आगे बेच सकता है, ना वो आगे फर्दर किसी को लीज या रेंट पे दे सकता है। ये उसके राइट्स जो हैं वो सिर्फ किसके पास होते हैं, एक ओनर के पास। ठीक है, तो लीज में कंसिडरेशन क्या होता है, प्राइस ही होता है, बट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस लाइज इन द ओनरशिप पार्ट, यानी कि यहां पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, यहां पर क्या ट्रांसफर होता है, पोजेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू दी अनदर पर्सन। ऑलराइट, सो ये हमारे ब्रॉडली टाइप्स ऑफ ट्रांसफर्स हैं जो हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिए थे। फिर हमने बात की थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या थे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जैसे ये शब्द इंटेलेक्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। इंटेलेक्ट क्या होता है, जब कहीं पर भी हम अपने एप्लीकेशन ऑफ माइंड से, यानी कि अपना दिमाग इस्तेमाल करके कोई चीज बना रहे हैं या कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे मैंने मान लो कोविड की वैक्सीन का जो है वो इन्वेंशन किया है, या मैंने कोई एक ऐसा प्रोसीजर इन्वेंट किया है जिससे कोई चीज को मैन्युफैक्चर करना आसान हो गया है, या मैंने कोई पेंटिंग बनाई है, या मैंने सॉन्ग कंपोज किया है, या मैंने किसी चीज के लिरिक्स लिखे हैं, या मैंने कोई एक नया कोड इन्वेंट किया है। ये सब चीजें क्या हैं, ये सब चीजें मेरी इंटेलेक्चुअल यानी कि मेरे एप्लीकेशन ऑफ माइंड से क्रिएट हुई हैं। तो क्योंकि मैंने ये अपने एप्लीकेशन ऑफ माइंड से क्रिएट की हैं, तो इन सब से जो भी प्रॉफिट अर्न होगा या इन सब से जो भी बेनिफिट अर्न होगा उसका हकदार कौन है, मैं हूं, क्योंकि मैंने वो क्रिएट की है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या करते हैं, जो भी कोई चीज हमारे एप्लीकेशन ऑफ माइंड से क्रिएट हुई है उससे जो भी बेनिफिट अराइज होगा, वो जो उसका ओरिजिनेटर है या जो जिस बंदे ने, जिस व्यक्ति ने वो क्रिएट किए हैं, सिर्फ उसको ही उसके बेनिफिट्स अवॉर्ड किए जाएंगे। फिर इसके बाद हमने समझे थे अलग अलग तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। वो कौन कौन से थे, हमने ट्रेडमार्क के बारे में पढ़ा था, पेटेंट के बारे में पढ़ा था, हमने किस चीज के बारे में, और हमने कॉपीराइट के बारे में जाना था, और ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के बारे में जाना था। इनके बारे में हमने डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। किसी को कोई भी डाउट है आप एक बार जाके वो फिर से सुन सकते हैं, और अगर कोई भी डाउट फिर भी आपका रहता है तो यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी लॉ। तो आज हम एक नए टॉपिक से शुरुआत करने जा रहे हैं, दैट इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ तो बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग नया सा टॉपिक होगा कि क्रिमिनल लॉ में हम क्या क्या पढ़ेंगे। क्या हम क्राइम सुनते ही क्या होता है, जो हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं या आप टीवी सीरीज देखते हो तो वहां पे अलग अलग तरह के क्राइम्स आपको दिखाए जाते हैं। कई बार क्राइम्स होते हैं विच आर कमिटेड अगेंस्ट समवंस बॉडी, यानी कि जैसे मर्डर कमिट हुआ है, या रेप कमिट हुआ है, या ग्रीवियस हर्ट कमिट हुआ है, या किडनैपिंग हो गई। ये सब क्या है, क्राइम्स अगेंस्ट अ पर्सन। और इसके अलावा और क्या सुनते हो आप, जैसे न्यूज़पेपर में आपने सुना या कोई टीवी सीरीज देखी, जैसे अगर आपने स्कैम 2003 देखा है या स्कैम 1993 का जो अभी लेटेस्ट टीवी सीरीज है, बहुत ट्रेंडिंग में भी है, वहां पर क्या एलिमेंट है, वहां पर एलिमेंट है चीटिंग का। यानी कि जब आप कोई ऑफेंस कमिट करते हो रिलेटेड टू सम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या थी, जैसे स्कैम 2003 में प्रॉपर्टी क्या है, आपके स्टैम्प पेपर। तो जब भी आप किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कोई ऑफेंस कमिट करते हो तो वो भी क्या है, क्राइम है। या आप जब स्टेट के अगेंस्ट यानी अपनी कंट्री के अगेंस्ट आप कोई क्राइम कर रहे हो तो वो भी क्या है, आपके एक पनिशेबल ऑफेंस है, उसके लिए भी आपको सजा मिल सकती है। तो जो हमारे क्राइम्स है ना, वो उसकी बहुत ही वाइड कैटेगराइजेशन है, उनको अलग अलग, और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, एडवांसमेंट होती है, अलग अलग तरह के क्राइम्स बढ़ते हैं, उनको पनिश करने के लिए नए नए एक्ट्स भी बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपने सुना हो, हमारे जैसे जैसे इंटरनेट की एडवांसमेंट हो रही है तो जो साइबर लॉज हैं या साइबर क्राइम्स हैं, साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, साइबर बुलिंग के ऑफेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, साइबर फ्रॉड्स के ऑफेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपने कोई अपना इंटरनेट पे प्रोफाइल बनाया, तो वहां से आपकी कोई पिक्चर्स चोरी करके कहीं और उनको प्रेजेंट कर देता है बिना आपकी परमिशन के, तो वो भी क्या है, एक पनिशेबल उसको ऑफेंस बनाया गया। तो उसके लिए हमने कौन सा एक्ट बनाया, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2008। तो इस तरीके से जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, अलग अलग तरह के ऑफेंस नए नए सामने देखने को आते हैं, तो उनको पनिश करने के लिए हमारी गवर्नमेंट फिर नए नए
लॉज लेके आती है। तो जितने भी अभी तक हमने क्राइम्स की बात करी उसमें हमने एक कॉमन एलिमेंट क्या समझा कि आप कोई भी एक ऐसी चीज कर रहे हो जिससे किसी को या तो कोई इंजरी हो रही है, या किसी की कोई प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है, या किसी की रेपुटेशन खराब हो रही है। तो जहां कहीं पर भी आपके एक्शंस की वजह से किसी को किसी भी तरीके का नुकसान हो रहा है, चाहे वो उसकी बॉडी पे नुकसान हो रहा है, चाहे वो उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा है, चाहे उसकी रेपुटेशन को नुकसान हो रहा है, चाहे उसकी मेंटल हेल्थ को नुकसान हो रहा है, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ क्राइम। और क्राइम का स्पेसिफिक एलिमेंट क्या है? एवरी क्राइम इज पनिशेबल बाय लॉ। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने एक्शंस के द्वारा किसी को किसी भी तरीके की कोई चोट पहुंचाता है तो उसका जो एक्ट होगा इट विल बी पनिशेबल बाय लॉ, यानी कि उसको उसकी सजा दी जाएगी। बाकी अब आई होप यू ऑल हैव गॉट अ बेसिक आइडिया कि क्राइम होता क्या है। लेट अस क्विकली गो थ्रू द टॉपिक्स जो हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज क्राइम, कि क्राइम होता क्या है, फिर स्टेजेस ऑफ क्राइम कि क्या क्या अलग अलग लेवल्स हैं, कैसे हम फाइनल एक्ट तक पहुंचते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। फिर हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन अटेम्प्ट एंड एक्ट। अटेम्प्ट और एक्ट ये क्या है? स्टेजेस ऑफ क्राइम का ही हिस्सा है, इसमें भी डिफरेंस हम अच्छे से समझेंगे। फिर हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड मोटिव, कि इंटेंशन और मोटिव क्या है। इंटेंशन भी आपका वन ऑफ द स्टेजेस ऑफ क्राइम है, उसमें और मोटिव में क्या अंतर होता है ये भी आपके जो अगर आप सबके पास बुक्स है तो ये स्पेसिफिकली टॉपिक भी उसमें मेंशन्ड है, इंटेंशन और मोटिव का डिफरेंस। एंड लास्ट टू लास्ट ईयर अ क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, तो इसको ध्यान से अच्छे से समझिएगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, दैट व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, कि हम कब कहेंगे कि हाँ जी एक ऑफेंस कमिट हो गया है और इस व्यक्ति ने ये ऑफेंस कमिट किया है और इसको सजा मिलनी चाहिए। तो किसी भी व्यक्ति को एक क्राइम की अगर आपको सजा देनी है, उसको पनिश करना है, तो कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो आपको प्रूव करने पड़ेंगे, वो भी हम आज की क्लास में समझेंगे। ये जो दो एलिमेंट्स हैं एक्टस रियस एंड मेंस रिया, ये इसी के ही हिस्सा हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कैटेगरीज ऑफ क्राइम, कि किस किस तरह के ऑफेंसेस या किस किस तरह के क्राइम्स आज के दिन हमारी सोसाइटी में एग्जिस्टिंग हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगी, सो दैट यू कैन गेट अ आइडिया कि क्राइम में क्या क्या चीजें कवर होती हैं, ठीक है। एंड लास्टली, जैसे हम हर क्लास में करते हैं, वी विल बी सॉल्विंग सर्टेन क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑन द बेसिस ऑफ टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज क्लास। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट अस बिगिन विद टुडेज क्लास। तो सबसे पहली चीज है व्हाट इज क्राइम। क्राइम होता क्या है? तो सिंपल सी अगर मैं उसकी डेफिनेशन लिखूं तो क्राइम है एनी एक्ट which is punishable by law। ठीक है, तो आप अगर कोई भी ऐसा एक एक्ट करते हैं जिसकी पनिशमेंट लॉ में दी गई है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप एक क्राइम कमिट कर रहे हैं। तो दिस इज द वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ क्राइम। बट क्या सिर्फ एक एक्ट करने से ही क्राइम कमिट होता है? इस एक्ट शब्द के साथ एक पैरेलल वर्ड यूज किया जाता है, एक्ट एंड ओमिशन। एक्ट एंड ओमिशन। ओमिशन क्या होता है? ओमिशन क्या है? जैसे आपकी कोई ड्यूटी है किसी व्यक्ति के प्रति और आपने वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं की, और आपकी इस नेग्लिजेंस की वजह से, आपकी इस ओमिशन की वजह से, एक्ट क्या है कि आप जानबूझ के कोई एक ऐसी चीज कर रहे हो जो गलत है। ओमिशन क्या है कि आपकी ड्यूटी थी कुछ करने की पर आपने वो नहीं की, जिसकी वजह से कोई ऐसी चीज हो गई, किसी व्यक्ति को नुकसान हो गया, कोई इंजरी कॉज हो गई, तो उस ओमिशन के लिए भी आपको पनिश किया जा सकता है। जैसे कि एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर से हम एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर एक्सपेक्ट करते हैं कि जब वो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो वो बिल्कुल अपने प्रॉपर सेंसेस में वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, नॉट when he has not has a sound sleep, अगर वो प्रॉपरली सोए नहीं है, या he is intoxicated और he is of unsound mind, तो उन सब सिनेरियोज में he should not be allowed to perform the operations or surgeries on anyone। अब वो क्या है? एक उनकी ड्यूटी है।
बट इन स्पाइट ऑफ बीइंग हेविली ड्रंक ही परफॉर्म्स एन ऑपरेशन, और उस ऑपरेशन की वजह से किसी को कुछ इंजरी हो जाती है और इवेंचुअली द पर्सन डाइज, तो उस केस में ओमिशन, यानी कि ओमिशन क्या हुआ, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं निभाई जिसकी वजह से किसी की डेथ हो गई, तो वहां पर ओमिशन की वजह से भी उनको पनिश किया जा सकता है। ये जो ओमिशन भी है, यानी कि अपनी ड्यूटी को अच्छे से फुलफिल ना करना, वो भी क्या है, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द क्राइम्स विच इज पनिशेबल ईदर बाय आवर इंडियन पीनल कोड और बाय सम अदर लेजिस्लेशंस विच हैज बीन मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब अगर हम क्राइम की बात करें, एक्ट और ओमिशन तो मैंने आपको समझा दिया। एक्ट क्या है, मैं जाके किसी को चाकू से मार दूं, वो क्या है, एक्ट है। ओमिशन क्या है, अब मेरी ड्यूटी है, मेरे घर पे मेरी वाइफ है या मेरे बच्चे हैं, आई हैव टू प्रोवाइड फॉर फूड फॉर देम। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी वाइफ को एक रूम में कन्फाइन कर देता हूँ और एक महीना 2 महीने तक उसको खाना और पानी कुछ भी प्रोवाइड नहीं करता हूँ, तो वो क्या है, मेरे पार्ट पे ओमिशन है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओमिशन शी डाइज, तो वहां पर मेरा जो ओमिशन है इट इज पनिशेबल बाय लॉ, कि आपकी जो ड्यूटी थी आपने वो फुलफिल नहीं की जिसकी वजह से शी डाइड इवेंचुअली, तो वहां पर मेरे ओमिशन के लिए भी, मेरी ओमिशन की वजह से जो चीज फाइनली हुई है यानी किसी की डेथ हुई है, उसके लिए भी मुझे पनिश किया जा सकता है। अब पनिशेबल बाय लॉ, अब क्या चीज पनिश करती है, कौन से लॉ हैं जो पनिश करते हैं? पनिश करने के लिए जनरली वी हैव इंडियन पीनल कोड, ठीक है। तो जो हमारा इंडियन पीनल कोड है वो हमें बताता है कि वहां पर कोई भी ऑफेंस जो उस पर्टिकुलर कोड में दिए गए हैं, जैसे वहां पर अलग अलग कैटेगरीज दी गई हैं ऑफेंस की, ऑफेंस अगेंस्ट समवंस बॉडी, ऑफेंस अगेंस्ट समवंस प्रॉपर्टी, ऑफेंस अगेंस्ट द कंट्री, ऑफेंस अगेंस्ट द पीस, पब्लिक पीस के अगेंस्ट आप कोई ऑफेंस कमिट कर रहे हो, तो वहां पर अलग अलग कैटेगरीज दी गई हैं। वहां पर बताया गया है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हुई तो इस व्यक्ति को इस ऑफेंस के लिए पनिश किया जा सकता है, इतनी सजा दी जा सकती है, कौन से कोर्ट में उसका ट्रायल होगा। तो ये सब चीजें कहाँ लिखी गई हैं, ये सब चीजें हमारे इंडियन पीनल कोड में दी गई हैं। तो क्या इंडियन पीनल कोड ही एक ऐसा कोड है जहां पर पनिशमेंट्स दी गई हैं? नहीं, इसके अलावा भी हमारी जो गवर्नमेंट है टाइम टू टाइम अलग अलग लॉज लाती रहती है अलग अलग तरह के ऑफेंसेस को कवर करने के लिए, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की वजह से साइबर क्राइम्स बहुत बढ़ रहे हैं, तो उनको ओवरकम करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने साइबर लॉज लाए इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट। वैसे ही जो ड्रग रिलेटेड ऑफेंसेस हैं उनके लिए एनडीपीएस एक्ट लाया गया, ठीक है। जो हमारे इलीगल वेपन से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं उसके लिए आर्म्स एक्ट लाया गया, ठीक है। जो हमारे टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं या अनलॉफुल असेंबली की एक्टिविटीज हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए यूएपीए अनलॉफुल असेंबलीज प्रिवेंशन एक्ट लाया गया। तो इस तरीके से अलग अलग तरह के कैटेगरी के ऑफेंसेस जो इंडियन पीनल कोड में नहीं भी आते हैं उनको पनिशेबल बनाने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग तरह के लॉस टाइम टू टाइम लेके आ सकती है। सो आई होप यहां तक सबको समझ में आया क्राइम होता क्या है, पनिशेबल बाय लॉ कैसे होता है, यानी कि कहां पर पनिश होते हैं क्राइम्स, क्या सिर्फ आईपीसी में कवर होते हैं? नहीं, आईपीसी के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जिनके अंडर हम किसी व्यक्ति को पनिश कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप एवरीवन इज अंडरस्टूड टिल हियर, एक्ट, ओमिशन, पनिशेबल बाय लॉ। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, देयर आई विल बी एड्रेसिंग टू योर डाउट्स, ठीक है। अब इसके बाद लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट स्टेजेस ऑफ क्राइम। अब जो कोई भी क्राइम है सीधा ही ऐसा तो नहीं है ना कि भाई कोई भी किसी को शूट कर देगा, उसके मन में कुछ ख्याल आया होगा, हो सकता है कि जिस व्यक्ति को वो शूट कर रहा है उसने उसकी रेपुटेशन खराब की हो, या उसके किसी फैमिली मेंबर के अगेंस्ट कुछ गलत किया हो, या उसका बिजनेस में कुछ नुकसान किया हो, तो कुछ तो थॉट होगा ना जो उसके दिमाग में आया होगा जिसकी वजह से उसने ऑफेंस कमिट किया। देयर इज ऑलवेज अ रीजन फॉर एवरीथिंग। तो वो चीज, सबसे पहली चीज क्या होती है क्राइम को कमिट करने में? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेज इन कमिशन ऑफ ऑफेंस, फर्स्ट इज योर इंटेंशन। तो जो आपके मन में सबसे पहले भावना आती है
कि इस व्यक्ति की वजह से मुझे बिजनेस में नुकसान हुआ, अब मैं भी इसको मजा चखाऊंगा, मैं भी क्या करूंगा, इसको सेम इसके अगेंस्ट फ्रॉड कमिट करके इसको बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचाऊंगा। अब मेरी इंटेंशन कि मैं उसके अगेंस्ट फ्रॉड कमिट करूंगी, वो क्या है, एक बुरी इंटेंशन है। तो सबसे पहला स्टेज ऑफ क्राइम क्या है, आपके माइंड में एक बुरी इंटेंशन होना, बैड इंटेंशन होना। बैड इंटेंशन हम कब कहेंगे कि हमारे माइंड में बैड इंटेंशन है, जब आपकी इंटेंशन है किसी के प्रति उसको या तो उसकी बॉडी को हार्म करने का, या उसकी बॉडी को कोई इंजरी पहुंचाने की, या उसकी प्रॉपर्टी को किसी तरीके से डैमेज करने की, या उसके फैमिली मेंबर्स को किसी तरीके से हार्म करने की। वो सब क्या है, एक बैड इंटेंशन है, यानी कि गिल्टी इंटेंशन है, या गिल्टी माइंड एग्जिस्ट होना चाहिए। वो हमारी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन है इन द स्टेजेस ऑफ क्राइम। अब उसके बाद सेकेंड स्टेज जो हमारी आती है, सेकेंड वन इज योर प्रेपरेशन। जब आपकी इंटेंशन पक्की हो गई कि इसने मुझे नुकसान पहुंचाया मेरे बिजनेस में, तो मुझे इससे बदला लेना है। मैं इससे बदला कैसे लूंगा, कि मैं भी प्लान करूंगा कि इसके घर में रॉबरी कमिट करवा के इसके घर में जितने भी पैसा रखा है, सोना रखा है वो सब आई विल टेक अवे फ्रॉम हिम, ताकि इसके पास कुछ ना बचे। तो उसके लिए मैं प्रेपरेशन करती हूँ, रॉबरी कमिट करने के लिए मैं प्रेपरेशन करती हूँ। प्रेपरेशन कैसे, कि मैं मेरे साथ 4 लोगों को इकट्ठा करती हूँ, उनमें से एक की जिम्मेवारी लगाती हूँ कि तुम उसके घर की रेकी करोगे, देखोगे कि कब उसका घर खाली होता है या कब उसके घर में कम से कम लोग होते हैं। वो भी प्रेपरेशन का हिस्सा है। फिर मैं दूसरा जो मेरा पार्टनर है उसे कहती हूँ कि तुम कहीं से गन्स लेके आओ, ताकि हम जब रॉबरी कमिट करेंगे, अगर हमें कोई खतरा हुआ तो हम उन्हें बंदूक से डरा सके, और अगर जरूरत पड़ी तो हम वी विल इवन किल देम। तो वो क्या है, हमारी प्रेपरेशन का हिस्सा है, जहां पर आप तैयारी कर रहे हो, अपने रिसोर्सेज इकट्ठा कर रहे हो, जहां पर आप प्लानिंग कर रहे हो कि हम हमारा जो इंटेंशन है उसको फ्रूटफुल कैसे बनाएंगे, हम क्या क्या चीजें करेंगे इन द कमीशन ऑफ आवर क्राइम। वो क्या है, आपका स्टेज ऑफ प्रेपरेशन। अब प्रेपरेशन के बाद जब आपकी पूरी तैयारी हो गई है, नेक्स्ट स्टेज कम्स अटेम्प्ट। नेक्स्ट स्टेज इज अटेम्प्ट। हाँ जी, अब जब आपने सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली, जब आपने सारे रिसोर्सेज इकट्ठे कर लिया, लोगों को इकट्ठा कर लिया, जो चीज़ें आपको ज़रूरत है, वेपन्स की या किसी भी चीज़ की, व्हीकल की ज़रूरत है, आपने वो सब चीज़ें इकट्ठी कर ली। अब आपके पास सब सारा प्लान तैयार है, लोग तैयार हैं, सामान तैयार है। अब आपको क्या करना है, आपको ऑफेंस कमिट करना है, आप अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, अब आप वहां पर ऑफेंस अटेम्प्ट करने के लिए जाते हैं। वहां पर उनका जैसे ही उनके घर में आप अपनी सारी सामान की तैयारी करके जाते हैं, और जैसे ही आप घर में एंटर करते हैं, वहां पर आप देखते हैं घर में तो कोई नहीं है, जैसे आपने प्लान करा था, जैसे आपने एग्जीक्यूट कर दिया उसको, घर में कोई भी नहीं है। आप उसकी तिजोरी खोलते हैं, एक ही दिन पहले उसने सारा सामान उठा के बैंक लॉकर में रख दिया था, अब तिजोरी खाली है। ठीक है, अब तिजोरी खाली है, आपने क्या कर दिया, बट आपने अपनी तरफ से फाइनल एक्ट कर दिया। यानी कि आपका फाइनल एक्ट क्या था, तिजोरी को खोलना और उसमें से सामान निकाल के चले जाना। आपने आपका फाइनल एक्ट कर दिया, आप उसके घर के अंदर घुस गए, आपने तिजोरी को बिना पूछे खोल दिया, पर उसके अंदर कोई सामान नहीं है। तो क्या यहाँ पर ऑफेंस कमिट हो गया, क्या यहाँ पे रॉबरी कमिट हुई? नहीं, यहाँ पे अटेम्प्ट टू रॉबरी हुआ। रॉबरी हम कब कहते कंप्लीट हो गई, जब आप वहां से सामान चुरा के ले जाते। तो यहाँ पर व्हाट वी विल कॉल अटेम्प्ट टू रॉबरी, यानी कि वेयर फ्रॉम योर एंड आप अपनी तरीके, अपनी तरफ से जो ऑफेंस कमिट करने के लिए आपको फाइनल एक्ट करना था, आपने वो कर दिया, तो उसको अटेम्प्ट माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आफ्टर अटेम्प्ट अब क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप विल बी एक्ट। एक्ट और here you can write it as act or the offense। अब यहीं पर जब आप उसके घर रॉबरी करने गए, आपको उसकी तिजोरी में मिल गया खूब सारा सोना, खूब सारे पैसे, उसके प्रॉपर्टी पेपर्स, आपने वो सब चुरा लिया।
तो और ये सब चुरा के आप उसका घर छोड़कर चले गए और आपने वो सब पैसे जो है या ज्वेलरी बेच के या उसकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को यूज करके उसे सेल करके उन सबसे पैसा इकट्ठा कर लिया। अब वो क्या हो गया, यहाँ पे आपकी रॉबरी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर आपको सजा एक्ट की मिलेगी, अटेम्प्ट की नहीं। अब अटेम्प्ट और एक्ट में फर्क क्या रहता है? अटेम्प्ट की सजा जो है वो कंपैरेटिवली कम रहती है। यूजुअली जो ऑफेंस की सजा होगी उसकी आधी सजा मिलती है अटेम्प्ट में। यानी कि अगर एक्ट की रॉबरी की सजा मान लो अगर 10 साल है तो उसके अटेम्प्ट की 5 साल मिलेगी। तो ये डिफरेंस है अटेम्प्ट में और एक्ट में, ठीक है। यानी कि मेनली डिफरेंस क्या रहता है, जो आपको सजा दी जाएगी सिर्फ उसका अंतर है। अब अटेम्प्ट और एक्ट में डिफरेंस क्या, स्टेज में डिफरेंस क्या है, क्या थिन लाइन डिफरेंस क्या है, हम कब कहेंगे कि ये अटेम्प्ट है और कब कहेंगे कि ये एक्ट है। अब मान लीजिए मैं सोचती हूँ कि इसने तो मेरी रेपुटेशन खराब कर दी, जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल पब्लिश किया है, एक पॉलिटिशियन है उसके अगेंस्ट एक एडिटर ने न्यूज़पेपर में आर्टिकल पब्लिश किया, उसके अगेंस्ट झूठी बातें लिखी और उसकी रेपुटेशन खराब कर दी, जिसकी वजह से वो पॉलिटिशियन इलेक्शन हार गया। अब उसने कहा कि मैं तो उस एडिटर से पक्का बदला लूंगा, आई विल किल हिम फॉर श्योर। उसके मन में इंटेंशन क्या है, टू किल द एडिटर। तो पहली चीज क्या होगी, इंटेंशन। अब प्रेपरेशन, प्रेपरेशन क्या की, उसने अपनी जो लाइसेंस गन है वो निकाली, वो गाड़ी में से चला और उसने पता किया कि एडिटर कहाँ है, तो वो क्या हो गई, प्रेपरेशन। अब वो एडिटर के पास पहुंच गया और उसे डराया धमकाया और उस पर शूट कर दिया, ठीक है, अटेम्प्ट कर दिया उसने। उसका उसकी तरफ से आखिरी एक्ट क्या करना था, उसको मारने के लिए शूट करना, तो अटेम्प्ट उसने कर दिया। बट बिकॉज ऑफ सम रीजन उस रिवॉल्वर में कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, वो जो फायर है वो शॉट नहीं हुआ, ठीक है। यानी कि बिकॉज ऑफ द डिफेक्ट इन दी वेपन, जो उसके पास राइफल था या कुछ भी जो वेपन था जिससे वो शूट करने वाला था, वो शूट हो ही नहीं पाया इन दी राइट डायरेक्शन, वो किसी और डायरेक्शन में शूट हो गया। एंड बिकॉज ऑफ दैट द एडिटर वॉज सेव्ड, एडिटर की डेथ नहीं हुई। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, हैज द ऑफेंस ऑफ मर्डर बीन कमिटेड? क्या यहाँ पे मर्डर कमिट हुआ है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे डेथ ही नहीं कॉज हुई। हम कब कहते हैं मर्डर कमिट हुआ है, जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है। बट क्या हम इस व्यक्ति को ऐसे ही जाने दें कि चलो मैं तो गोली चलाई थी बट वो मरा ही नहीं? नहीं, ऐसे तो कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर कोई ऑफेंस कमिट करेगा और अटेम्प्ट कह देगा कि मेरी वो व्यक्ति तो मरा ही नहीं, वो ऑफेंस तो कमिट ही नहीं हुआ, तो मुझे किस चीज की सजा मिलेगी। इसलिए उन लोगों को कवर करने के लिए हमने अटेम्प्ट को भी पनिशेबल बनाया। यानी कि चाहे आपने वो एक्ट कर दिया है बट बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल फैक्टर्स, कुछ ऐसे बाहरी फैक्टर्स की वजह से जो आपकी कंट्रोल में नहीं थे, वो ऑफेंस कमिट नहीं हो पाया। अब गन खराब थी, आपको पता नहीं था वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, उसकी वजह से अब आपने वो, अगर उस व्यक्ति की डेथ नहीं भी कॉज हुई तो स्टिल यू विल बी मेड पनिशेबल फॉर द अटेम्प्ट। एक्ट की तो सजा है ही, अगर फाइनल एक्ट कमिट हो गया उसकी सजा तो मिलती ही है, ठीक है। और अटेम्प्ट और एक्ट में हमें डिफरेंस और कैसे, हम कब कहेंगे किसी व्यक्ति को कि यहाँ पर अटेम्प्ट कमिट हुआ है, यहाँ पे एक्ट कमिट हुआ है। अब मान लीजिए कि मेरे हाथ में, मैं आई वॉन्ट टू कॉज समवंस डेथ, उसके लिए मैं पॉइजन परचेज करती हूँ, वो प्रेपरेशन होगी। वो पॉइजन में मिला के उसके, मैं सोचती हूँ मैं चाय में मिला के उसको दे दूंगी और उससे उसकी डेथ हो जाएगी। वो चाय मैं अपने हाथ से उसके पास लेके जा रही हूँ बट अभी तक मैं उसके पास पहुंची नहीं हूँ, तो क्या मैं अटेम्प्ट के लिए पनिश होंगी? नहीं, क्योंकि यहाँ पर अभी भी मेरे पास चांस है या अभी भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है मैं अपना माइंड चेंज कर लूँ कि नहीं ये इतना भी बुरा व्यक्ति नहीं है, हो सकता है उसके कुछ अपने सर्कमस्टेंसेस रहे हो जिसकी वजह से उसने ये ऑफेंस कमिट किया हो, जिसकी वजह से उसने मेरी रेपुटेशन के अगेंस्ट ऐसी बात बोली हो, या उसे लगा हो कि ये सच है इसलिए उसने ये बात बोली हो। तो यहाँ सब अटेम्प्ट के लिए पनिश कब नहीं होगा कोई व्यक्ति, जब वहां पर पॉसिबिलिटी है कि वो अपना माइंड चेंज कर सके। अब जब तक वो कप में वो जहर मिला के लेके जा रहा है और उस व्यक्ति तक वो नहीं पहुंचा या उसने उसको वो सर्व नहीं किया है, उसे हम अटेम्प्ट नहीं कहेंगे। पर द मोमेंट वो उसे टेबल के सामने रख देता है और वो उसे पीने वाला होता है, देन वी विल से इट इज अटेम्प्ट, क्योंकि अब आपके पास ऑप्शन नहीं है। अब आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप उससे छीन के उससे ले लोगे और आप कह दोगे कि नहीं नहीं मैं तो बच गया, अब कोई ऑफेंस कमिट नहीं हुआ। यहाँ पर आपको सजा मिलेगी। तो जब तक आपके पास माइंड चेंज करने का समय है, यानी कि आप ये सोच सकते हो कि नहीं मुझे ये ऑफेंस नहीं कमिट करना था, मैं तो सिर्फ प्रेपरेशन स्टेज में ही रह गया, वहां पर आपको अटेम्प्ट की सजा नहीं मिलेगी। बट
जहां पर आपका एक्ट, ऐसी सिचुएशन, आप ऐसी स्टेज पे पहुंच गए हो जहां पर अब आपके हाथ में नहीं है, जैसे आपने गोली चला दी एक बार, तो अब आपके हाथ में नहीं है उस बुलेट को रोकना। जब तक आपने गोली नहीं चलाई थी, आपकी मर्जी थी, हो सकता है आप अपना मन बदल लेते कि मुझे उसको नहीं मारना, मुझे उसको नहीं शूट करना, मैं किसी और तरीके से उससे बदला ले लूंगा, वहां पर अटेम्प्ट नहीं होता। बट जब आपने फाइनल एक्ट कर दिया, जब आपने पेनल्टीमेट एक्ट कर दिया, वहां पर फिर यू विल बी पनिश्ड फॉर द अटेम्प्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफेंस। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं इनमें से कौन सी स्टेजेस पनिशेबल हैं। क्या सिर्फ मन में एक इंटेंशन रखना किसी के प्रति, कोई बुरी इंटेंशन रखना कि मैं आई विल किल दैट पर्सन, आई विल मेक श्योर कि उसको नुकसान हो उसके बिजनेस में, क्या सिर्फ एक बुरी इंटेंशन रखना पनिशेबल है? क्या सिर्फ एक बैड इंटेंशन के लिए हम किसी को जेल में भेज सकते हैं, उस पर फाइन लगा सकते हैं? नहीं। तो जो ये पहली स्टेज है क्राइम की, उसके लिए किसी व्यक्ति को सजा नहीं मिल सकती। तो यहाँ पे हम एक कॉलम बना लेते हैं, वेदर दे आर पनिशेबल और नॉट। सो इट इज फॉर द इंटेंशन पार्ट वी कैन से इट इज नॉट पनिशेबल। इंटेंशन पर से, सिर्फ बुरी इंटेंशन के लिए हम किसी व्यक्ति को पनिश नहीं कर सकते। अब अगली स्टेज पे आते हैं, प्रेपरेशन की स्टेज। क्या हम सिर्फ प्रेपरेशन के लिए, जहां कोई व्यक्ति सिर्फ तैयारी कर रहा है ऑफेंस कमिट करने के लिए, क्या उस स्टेज पे हम किसी को पनिश कर सकते हैं? अब मैंने जैसे आपको अटेम्प्ट में बताया, अटेम्प्ट में जब तक ये स्कोप है कि वो व्यक्ति हो सकता है अपना मन बदल ले, अपने विचार बदल ले कि मुझे ऑफेंस नहीं कमिट करना, तो वो अटेम्प्ट नहीं होगा। तो प्रेपरेशन में तो उसके पास सारी चॉइस है, प्रेपरेशन करते करते हो सकता है उसका मन बदल जाए, अभी तक उसने फाइनल एक्ट भी नहीं किया, तो क्या प्रेपरेशन के लिए हम उसको पनिश करेंगे? नहीं। सो जनरली इट इज नॉट पनिशेबल, जनरली नॉट पनिशेबल। तो आमतौर पे प्रेपरेशन, सिर्फ ऑफेंस करने की तैयारी करना पनिशेबल नहीं है, बट इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर आप प्रेपरेशन की स्टेज पे, यानी कि जब आप ऑफेंस कमिट करने की तैयारी कर रहे हो, आप उस स्टेज पे भी किसी व्यक्ति को पनिश कर सकते हो। जैसे कि प्रेपरेशन टू कमिट वेजिंग वॉर अगेंस्ट द कंट्री, जब आप अपनी कंट्री के अगेंस्ट वॉर करने की तैयारी कर रहे हो, सिर्फ उसकी तैयारी कर रहे हो, उसकी प्लानिंग कर रहे हो, वो भी पनिशेबल ऑफेंस है, क्योंकि वो एक बहुत ही सीरियस ऑफेंस है। इसलिए उसकी प्रेपरेशन को भी हमने पनिशेबल बनाया कि कोई अगर ऐसा सोचेगा भी, कोई उसकी प्लानिंग भी करेगा, तो उसको हम पनिश करेंगे, क्योंकि अगर आप अपनी कंट्री के, देश के खिलाफ कुछ कर रहे हो, तो वो एक बहुत ही सीरियस ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें अटेम्प्ट की, अटेम्प्ट तो पनिशेबल है ही, अटेम्प्ट इज मेड पनिशेबल। attempt has been made punishable। जैसे अगर आप लोगों ने सुना हो अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये तो स्पेसिफिकली सेक्शंस बताए गए हैं हमारे इंडियन पीनल कोड में। अटेम्प्ट टू मर्डर भी पनिशेबल है, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड भी पनिशेबल है, उसके लिए भी सजा मिलेगी। हाँ, बहुत बच्चों को लग रहा होगा कि जो व्यक्ति सुसाइड कमिट करने वाला है उसको क्यों सजा देंगे, बट इट हैज बीन मेड पनिशेबल। क्यों? बिकॉज जो राइट टू लाइफ है हमारा, इट इज कंसीडर्ड एज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, आपको राइट टू लाइफ दिया गया है, बट आपको राइट टू डाई नहीं दिया गया है। You do not have the right to die. Right to die is not your fundamental right. So any person who attempts to commit suicide, कोई भी व्यक्ति अगर सुसाइड कमिट करने का अटेम्प्ट करता है, देन दैट पर्सन विल बी पनिश्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, वो कहां पर? इंडियन पीनल कोड के अंदर पनिशेबल है। और जिनके लिए स्पेसिफिक सेक्शन नहीं भी दिए गए हैं, उसमें आईपीसी का सेक्शन 511 है, यानी कि इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 511 जो है, वो कहता है कि जहां जहां पर आपने किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए अटेम्प्ट कर दिया है, उसके लिए आपको सजा जरूर दी जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर हम अटेम्प्ट के लिए सजा नहीं देंगे किसी को, तो ऐसे तो लोगों का मनोबल बढ़ जाएगा कि हाँ जी कोई बात नहीं, ऑफेंस तो हुआ ही नहीं, अटेम्प्ट ही हुआ है, मुझे तो कोई बात नहीं है, इतना सा तो हम कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक किसी को फाइनल नुकसान नहीं हुआ। तो टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम अटेम्प्टिंग, अटेम्प्ट को भी पनिशेबल बनाया गया। अब फाइनल एक्ट की बात रही, ऑफकोर्स फाइनल एक्ट तो एक ऑफेंस ही हो गया, इसलिए वो पनिशेबल है। अब वो पनिशेबल हो सकता है या तो हमारे इंडियन पिनल कोड के अंडर हो, या वो किसी और लॉ के अंडर भी पनिशेबल हो सकता है। ठीक है, सो आई होप एवरीवन इज क्लियर टिल हियर कि स्टेजेस ऑफ क्राइम क्या क्या हैं,
कौन सा स्टेज पनिशेबल है और कितनी इनकी इंटेंसिटी है। तो सबसे ज्यादा हायर रिस्क फैक्टर एक्ट ऑफेंस में होता है, उससे कम अटेम्प्ट में होता है, उससे कम प्रेपरेशन में होता है, और सबसे कम इंटेंशन। इंटेंशन इज नॉट एट ऑल पनिशेबल, प्रेपरेशन जनरली पनिशेबल नहीं है, बट कुछ ऑफेंसेस में प्रेपरेशन को भी पनिशेबल बनाया गया है। अटेम्प्ट हमेशा पनिशेबल होगा। कुछ एग्जाम्पल मैंने जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड आपको बताया है। एक्ट और ऑफेंस तो इट इज ऑलवेज पनिशेबल। सो आई होप एवरीवन इज क्लियर टिल हियर। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। कहीं पर भी स्टेजेस ऑफ क्राइम में किसी भी वर्ड पे आपको कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी एड्रेसिंग योर डाउट्स देयर, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन अटेम्प्ट एंड एक्ट। अटेम्प्ट और एक्ट में क्या फर्क होता है, ठीक है। लेट्स राइट इट डाउन। सो अटेम्प्ट में क्या है, इंजरी और लॉस इज नॉट कॉज्ड। यानी कि जहां आप किसी व्यक्ति को मारना चाह रहे थे बट उस व्यक्ति की डेथ कॉज नहीं हुई, तो आपको कंप्लीटली छोड़ नहीं दिया जाएगा, फिर आपको एक्ट के लिए पनिश किया जाएगा। बट एक्ट में जरूरी नहीं है, अटेम्प्ट में जरूरी नहीं है कि इंजरी और या लॉस हो। एक्ट से क्या होता है, इंजरी और लॉस इज कॉस्ट। यहां पे एक्चुअल इंजरी या किसी को लॉस होता है। सो दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन अटेम्प्ट एंड योर एक्ट। अटेम्प्ट में क्या है, देयर इज अ चांस of change of mind. This is the specific distinctive feature of attempt. तो attempt में हो सकता है कि वहां पर आपके पास मौका है या एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आपका जो फाइनल एक्ट है वो नहीं हो पाया। तो अटेम्प्ट को एक्ट बनने से क्या चीज रोकती है कि जब किसी फाइनल एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आपका जो अटेम्प्ट है वो एक्ट में नहीं कन्वर्ट हो पाता है। सो बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, बाहरी किसी फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि आप जिस गन से शूट करने वाले थे उस गन में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, आप जो जहर देके किसी को मारने वाले थे वो जहर नहीं था, वो तो सिर्फ शुगर पाउडर था। तो जब किसी एक्सटर्नल फैक्टर, यानी कि आपने तो अपनी तरफ से फाइनल एक्ट कर दिया, बट किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से अगर वो चीज नहीं है तो आपको फिर भी अटेम्प्ट के लिए पनिश किया जाएगा। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड मोटिव। तो मोटिव वी कैन से, यहाँ पे लेट मी राइट डाउन अ लाइन फॉर यू फॉर अंडरस्टैंडिंग इट इन अ बेटर वे। मोटिव is the precursor of intention। ठीक है, यानी कि पहले आपका मोटिव बनता है, उसके बाद फिर इंटेंशन कॉज होती है। सो मोटिव इज द रूट कॉज ऑफ इंटेंशन। मोटिव से आप इंटेंशन की तरफ जाते हो। अब जैसे हम बिगिनिंग से ही ये चीज डिस्कस कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति ने आपको बिजनेस में बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया, तो अब आपका एक मोटिव है। जब भी किसी व्यक्ति को किसी ऑफेंस के लिए पनिश किया जाता है, उसकी इंटेंशन अगर हम अच्छे से प्रूव नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसका मोटिव देखते हैं कि क्या उसका कोई मोटिव होगा ये ऑफेंस कमिट करने का। हाँ, तो गवर्नमेंट जो हमारा कोर्ट है, अगर उसके सामने कुछ ऐसा एविडेंस प्रेजेंट किया जाता है कि इस व्यक्ति ने इसकी बेटी को डिफेम किया था या इसकी बेटी की रेपुटेशन को खराब किया था, तो इसके पास मोटिव है। तो देयर इज अ मोटिव कि हाँ, क्योंकि नो फादर विल टेक दिस कि कोई भी उसकी डॉटर को डिफेम करे, तो वहां पर मोटिव एग्जिस्ट कर सकता है। मोटिव टू टेक रिवेंज, कि हो सकता है उसके मन में भी कहीं पर मोटिव हो या कोई भावना हो, किस चीज की भावना, उस दूसरे व्यक्ति से रिवेंज लेने की भावना उसके मन में हो सकती है। ठीक है, सो मोटिव क्या है, जहां कहीं पर भी कोर्ट इंटेंशन नहीं ढूंढ पा रहा है कि इस व्यक्ति ने ये ऑफेंस
क्यों किया, इसकी मंशा क्या थी, इसकी बैड इंटेंशन थी भी या नहीं थी। तो वहां पर जो कोर्ट है फिर वो मोटिव पे जाता है कि क्या कोई मोटिव, इसका मंशा हो भी सकती है, क्या कोई ऐसा कारण है कि ये ऑफेंस कमिट करेगा, क्योंकि ये तो बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सन है सोसाइटी का, इससे तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि ऐसा ऑफेंस कमिट करेगा। बट अगर एविडेंस से कोई ऐसी चीज प्रूव कर दी जाए कि हाँ ये मोटिव हो सकता है, इसने इसके घर में किसी मेंबर की रेपुटेशन खराब की थी, या इसने इसको प्रॉफिट कोई भी बिजनेस में बहुत ज्यादा फ्रॉड करके कोई नुकसान पहुंचाया था, तो वहां पर उसके पास मोटिव है। सो मोटिव से इंटेंशन बनती है। मोटिव क्या है, मुझे उसको नुकसान पहुंचाना, कैसे, मैं उसका जो प्रॉपर्टी है उसको सीज कर लूंगी या उसकी प्रॉपर्टी को धोखे से खरीद लूंगी, वो क्या है, मेरी इंटेंशन है। मोटिव क्या है, उसको नुकसान पहुंचाना। इंटेंशन क्या है कि मैं उसकी प्रॉपर्टी को फ्रॉड से खरीद लूंगी, यानी कि मैं उसकी प्रॉपर्टी खरीद लूंगी बट उसे पैसे नहीं दूंगी, उससे उसको नुकसान हो जाएगा, वो मेरी क्या है, बैड इंटेंशन। बट मोटिव क्या है, मेन फैक्टर क्या है माइंड में, उसको नुकसान पहुंचाना। ठीक है, तो जो कोर्ट है हमारा, कोर्ट में स्टेजेस ऑफ क्राइम में भी अगर आपने देखा हो, हम मोटिव के बारे में नहीं पढ़ते। मोटिव हमारा स्टेजेस ऑफ क्राइम में नहीं है, इट इज द इंटेंशन। तो कोर्ट हमेशा इंटेंशन पे जाता है, मोटिव पे नहीं जाता। ओनली इन दोज सर्कमस्टेंसेज, ओनली इन दोज केसेस जहां पर कोर्ट को इंटेंशन क्लियर नहीं हो रही है कि ये चीज इस व्यक्ति ने की है या नहीं की है, तो इन कोर्ट मोटिव पे जाता है कि क्या ऐसा कोई कारण हो सकता है कि इस व्यक्ति ने ऑफेंस कमिट किया होगा। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन मोटिव एंड इंटेंशन। पहले मोटिव बनता है, उसके बाद फिर इंटेंशन फॉर्म होती है। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड। कोई डाउट हो तो आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन। चलो, अब इसके बाद हम बात करते हैं एक इक्वली इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज योर एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। अब जो क्राइम है उसको कमिट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम एक इंपॉर्टेंट लीगल मैगजिम देख लेते हैं, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबको याद रखनी है, ये पेपर में इस साल भी पूछी गई थी और लास्ट ईयर भी पूछी गई थी, तो इसको नहीं भूलना है, इसको ध्यान रखना है। दिस लीगल मैगजिम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो जैसे मैं आपको हर क्लास में बताती रहती हूँ, अगेन आई एम टेलिंग यू, एक सेपरेट रजिस्टर या कुछ पेजेस पे एक कॉलम बनाओ जिसमें आप सिर्फ लीगल मैगजिम्स लिखोगे। जिस भी क्लास में जिस भी टॉपिक से रिलेटेड मैं लीगल मैगजिम लिखवा रही हूँ उसको राइट डाउन करो, उसका मीनिंग लिखो। फिर उसके बाद दूसरा कॉलम या दूसरे पेजेस पे आप केस लॉज का लिस्ट बनाओ, केस लॉ लिखो, उसका नाम लिखो और उसके नीचे लिखो कौन से टॉपिक से वो कनेक्टेड है। उसके अलावा तीसरी चीज का जो रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है वो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का या इंपॉर्टेंट सेक्शंस का। तो ये जो तीनों चीजें हैं ना, अभी अगर आप साथ साथ करते जाओगे तो एंड में आपको रिवाइज करना बहुत आसान होगा, नहीं तो आपको बहुत डिफिकल्ट होगा हर एक चैप्टर के मैक्सिम्स निकालना, हर चैप्टर के केस लॉज निकालना और हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट सेक्शंस या आर्टिकल्स निकालना। तो अभी साथ साथ करते रहोगे तो एंड में आपके लिए भी बहुत आसान रहेगा, फिर कोई डिफिकल्टी नहीं होगी रिवाइज करने में। तो इस चैप्टर की जो पहली इंपॉर्टेंट लीगल मैगजिम है इसको जरूर लिख लेना, ये लास्ट ईयर भी पेपर में पूछा था और जो इस साल का पेपर हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था। द क्वेश्चन का जो तरीका है पूछने का वो अलग हो सकता है, बट इट इज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो लीगल मैगजिम क्या है, एक्टिस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट्रिया। तो ये जो मैगजिम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एक्टिस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया। अब इसका सिंपल जो मीनिंग है, आई विल राइट इट डाउन फॉर यू, ये सिंपली क्या कहता है, टू पनिश समवन, टू पनिश समवन फॉर एन ऑफेंस, two things must coexist, two things must coexist, यानी कि ये दोनों चीजें साथ में एग्जिस्ट करेंगी। ये दोनों चीजें जब तक साथ में प्रेजेंट नहीं होंगी आप तब तक उस व्यक्ति को ऑफेंस के लिए पनिश नहीं कर सकते। वो दोनों चीजें क्या हैं, फर्स्ट इज योर गिल्टी माइंड प्लस wrongful एक्ट।
ठीक है। जनरली हम क्या कहते हैं कि कोई भी रॉन्गफुल एक्ट हुआ, कोई भी आपके एक्ट से अगर किसी को इंजरी हुई तो आपको पनिश किया जाएगा, बट उस रॉन्गफुल एक्ट के साथ गिल्टी माइंड होना भी, यानी कि उस व्यक्ति की जो मंशा थी, जो इंटेंशन थी, वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अगर उसकी इंटेंशन कुछ और थी, अपने आप को बचाने की थी, किसी और व्यक्ति को बचाने की थी, और वो करने में अगर वो किसी को इंजरी कॉज कर देता है तो वो ऑफेंस नहीं है। वो हम अभी पढ़ेंगे, एक्टिस रियाज और मेंस रिया हम डिटेल में समझेंगे, यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट। अभी सिंपली ये समझो कि जब भी किसी एक व्यक्ति को ऑफेंस के लिए कमिट करना है, ऑफेंस के लिए वो करना है, उसको सजा देनी है, उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, उसके लिए आपको पनिश करना है, तो आपको दो चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी, गिल्टी माइंड एंड रॉन्गफुल एक्ट। रॉन्गफुल एक्ट यानी कि एनीथिंग विच इज पनिशेबल बाय लॉ। आपने कोई एक ऐसा एक्ट किया है विच इज पनिशेबल बाय लॉ, और एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, यानी कि जो कानून कहता है कि आपको ये चीज नहीं करनी है, आप वो करते हो और गिल्टी इंटेंशन के साथ करते हो, देन ओनली इट विल बी कंसिडर्ड एज अ ऑफेंस। ठीक है, तो वेरी सिंपल, टू पनिश समवन फॉर एन ऑफेंस टू थिंग्स मस्ट को एग्जिस्ट, ये दोनों चीज साथ में एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी हम कहेंगे क्राइम कमिट हुआ है या एक ऑफेंस कमिट हुआ है, दैट इज गिल्टी माइंड एंड योर रॉन्गफुल एक्ट। माइंड में भी बैड इंटेंशन होनी चाहिए और जो एक्ट है वो भी रॉन्गफुल होना चाहिए। सो आई होप एवरीवन इज क्लियर टिल हियर। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। जब तक ये दोनों चीजें प्रूव नहीं होंगी, किसी व्यक्ति को ऑफेंस के लिए सजा नहीं दी जाएगी, उसको पनिश नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम जो ये दो एलिमेंट्स हैं इनको अच्छे से समझ लेते हैं, बट यहाँ इससे पहले यू मस्ट राइट इट डाउन। व्हाट आर द टू एलिमेंट्स? एलिमेंट्स ऑफ क्राइम आर एक्टिस रियस एंड मेंस रिया। ठीक है, एक्टिस एंड मेंस रिया, ये दो आपके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम। अब एक्टिस रिया और मेंस रिया क्या है वो हम आगे अभी समझते हैं। तो सबसे पहले है एक्टिस रियस। एक्टिस रियस क्या है? एन एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, यानी कि कोई एक ऐसा एक्ट जिसको गवर्नमेंट ने या हमारे कानून ने फॉरबिड किया है कि आप ऐसा नहीं करोगे, तो वो क्या है आपका एक्टिस रियस। एक्टिस रियस का सिंपल क्या मतलब हुआ? एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ या एनी एक्ट विच इज मेड पनिशेबल बाय लॉ। ठीक है, तो क्या सभी एक्ट पनिशेबल बाय लॉ ऑफेंस हैं? इसकी दो एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि एन एग्जीक्यूशनर्स जॉब इज टू हैंग, इट इज नॉट एक्टिस रिया। हैंगमैन के बारे में सुना है? जो व्यक्ति फांसी देता है किसी को, तो क्या जो व्यक्ति किसी को फांसी दे रहा है, फांसी दे रहे हो तो मतलब आप किसी को मार रहे हो, मार रहे हो तो वो क्या एक रॉन्गफुल एक्ट है, इट इज अ फॉरबिडन एक्ट। तो क्या वो एक्टिस रिया है? नो, क्योंकि वहां पर आप वो जो एक्ट है, हैंगमैन का जो एक्ट है, जो व्यक्ति फांसी दे रहा है उसका जो एक्ट है, वो फॉरबिडन बाय लॉ नहीं है, इट इज नॉट मेड पनिशेबल बाय लॉ, क्योंकि उसने कोई ऑफेंस कमिट किया था, उसको सजा मिली, और फिर वो ऑर्डर कोर्ट ने दिया है कि आप इसको फांसी देके इसको यू विल किल दैट पर्सन, तो दैट पर्सन इज एक्टिंग अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द कोर्ट, इसलिए जो उसका एक्ट है वो एक्टिस रिया नहीं होगा। ठीक है, सो इट इज नो एक्टिस रिया। या एन आर्मी मैन किल्स अप एज अ पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी, इट इज नो एक्टिस रिया। अब जो हमारे बॉर्डर पे जवान हैं वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए इफ दे किल अ टेररिस्ट, so again there you are killing someone, killing a person is a forbidden act or it is an act which is punishable by law, but वहां पर वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। क्या ड्यूटी? टू डिफेंड द कंट्री, and in order to defend the country if they kill someone, what it is it a punishable act? No, their act is permitted by law, वहां पे गवर्नमेंट की ऑथराइजेशन है उनके पास, बट दे शुड एक्ट इन अ गुड फेथ, यानी कि वो पर्सनल रिवेंज में नहीं ऐसा कर सकते, ओनली इन ऑर्डर ऑफ परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी, अपनी सिर्फ ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए वो ऐसा कर सकते हैं, किसी से रिवेंज लेने के लिए ऐसा नहीं कर सकते। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर हो सकता है जो एक्ट है वो फॉरबिडन बाय लॉ हो, पनिशेबल बाय लॉ हो, बट फिर भी उस व्यक्ति को सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, अब एक्टिस रिया के बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है मेंस रिया। मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड, जहां पर आपकी बैड इंटेंशन थी। गिल्टी माइंड मतलब जहां पर आपकी ऐसी इंटेंशन है जहां से आप किसी व्यक्ति को कोई इंजरी कॉज करना चाहते हो, उसको कोई नुकसान करना चाहते हो।
अब यहाँ पर भी कॉजिंग इंजरी टू एन असेलेंट, इन असेलेंट मतलब जो व्यक्ति आप पे कोई अटैक कर रहा है, इन सेल्फ डिफेंस इज नॉट अ क्राइम, बट द मोमेंट इंजरी इज कॉज्ड विद इंटेंट टू टेक रिवेंज द एक्ट बिकम्स क्रिमिनल। अब मान लो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, कोई भी व्यक्ति अगर अपनी जान बचाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए किसी को कोई इंजरी कॉज करता है, वहां पर एक्टस रिया है, आप एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ कर रहे हो, बट आपकी गिल्टी इंटेंशन नहीं है। जैसे हमने सेकंड वाला एग्जांपल देखा प्रीवियस स्लाइड में, जो हमारा कोई सोल्जर है, जो वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हुए किसी को कोई हार्म कॉज कर रहा है, ही विल नॉट बी पनिश फॉर द सेम, क्योंकि उसका मेंस रिया मिसिंग है, यानी कि उसका गिल्टी माइंड नहीं है। तो अगेन बहुत से सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि आपके एक्ट की वजह से किसी को कोई नुकसान हो जाए, किसी की प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए, किसी को हर्ट कॉज हो जाए, किसी को कोई इंजरी कॉज हो जाए, फिर भी आपको उसकी सजा नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर आपकी गिल्टी माइंड नहीं है, वहां पर आपका बैड इंटेंशन नहीं है, वहां पर आपकी मंशा नहीं है, वहां आप सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए या किसी थर्ड पर्सन को बचाने के लिए कर रहे थे वो एक्ट। उसके दौरान किसी को इंजरी कॉज होगी, उसकी आपको सजा नहीं मिलेगी। अगेन मैं सम अप करती हूँ, एक्टस रिया और मेंस रिया। एक्टस रिया होता है एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ और एक्ट पनिशेबल बाय लॉ। मेंस रिया होता है गिल्टी माइंड, यानी कि बुरी इंटेंशन। तो जब भी किसी व्यक्ति को आपको पनिश करना है तो दो चीजें होनी चाहिए, उसका गिल्टी माइंड होना चाहिए और उस गिल्टी माइंड के साथ उसने कोई गलत काम किया है जिसकी वजह से किसी को कोई इंजरी हुई है। अब इसकी हमने एक्सेप्शन पढ़ी, हो सकता है आपने रॉन्गफुल एक्ट किया हो, किसी का मर्डर ही कर दिया हो, बट अगर आपने वो मर्डर सेल्फ डिफेंस में किया है, अपने आप को बचाने के लिए किया है, सपोज इफ somebody is trying to commit rape on someone, on a girl, that girl in case of self defense, अपने आप को बचाने के लिए she can commit the murder of the person who's trying to commit rape on her। ठीक है, तो वो क्या है एक्सेप्शन, वहां पे उसकी कोई गिल्टी माइंड नहीं है, शी इज जस्ट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ। तो वहां पर सेल्फ डिफेंस में आप किसी को इंजरी कॉज कर सकते हो एंड यू विल नॉट बी पनिश्ड फॉर द सेम। बट इसके भी अपने प्रिंसिपल है। अब मान लो कोई सिर्फ आपको थप्पड़ मार रहा है, आप उस पर चाकू तलवार चला के उसका मर्डर कर देते हो, तो वो क्या सेल्फ डिफेंस है? नहीं। जो हार्म कॉज कर रहे हो वो हमेशा प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। जितना हार्म आपको लग रहा है आपको हो सकता है, आपको कॉज किया जा कर सकता है अगला व्यक्ति, जितनी उसकी कैपेसिटी है, आप उतना ही रिस्पॉन्स में कर सकते हो उसको, उससे ज्यादा हार्म उसको कॉज नहीं कर सकते। ठीक है, सो आई होप एवरीवन इज क्लियर टिल हियर। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ क्राइम्स। अलग अलग तरह के क्राइम्स कौन कौन से हैं एग्जिस्टिंग। फर्स्ट वन इज व्हाइट कॉलर क्राइम्स। तो व्हाइट कॉलर क्राइम्स क्या है? These are the crimes committed by people belonging to high status। ठीक है, और जनरली क्या होते हैं? इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं, यानी कि हमारी इकोनॉमी के अगेंस्ट ये ऑफेंस हो रहे हैं, हमें फाइनेंशियल नुकसान हो रहा है उसकी वजह से। जैसे हम विजय माल्या हैं, उनकी वजह से हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल नुकसान हुआ। ही टुक लोन फ्रॉम द बैंक, उन्होंने रीपे नहीं किया और उसको पे किए बिना ही लेफ्ट द कंट्री। तो वो क्या है? वी कैन कंसिडर इट एज अ वाइट कॉलर क्राइम। सो दीज आर द क्राइम्स, इकोनॉमिक क्राइम्स विच आर कमिटेड बाय पीपल ऑफ हाई स्टेटस। ठीक है, जिनके पास ज़्यादा पावर है, वो जब कोई ऑफेंस कमिट करते हैं जिससे हमारी कंट्री की इकोनॉमी अफेक्ट होती है, उसे हम वाइट कॉलर क्राइम्स कहते हैं। देन क्राइम्स अगेंस्ट पर्सन्स, या हम क्राइम्स अगेंस्ट बॉडी भी लिख सकते हैं इसको। बॉडी के अगेंस्ट क्या ऑफेंस हो सकता है? मर्डर, किडनैपिंग, हर्ट, ठीक है, और क्या हो सकता है? रेप। सो दीज आर क्राइम अगेंस्ट समवंस बॉडी। तो ये कैटेगरी क्या हो गई? क्राइम्स अगेंस्ट बॉडी। क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्या क्राइम हो सकता है? थेफ्ट हो सकता है, चोरी, रॉबरी, डेकॉइटी, ठीक है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये सब क्या है? क्राइम अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी, जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन, इलिसिट ड्रग ट्रेड, तो ये सब क्या है? आपके इमोरल ऑफेंस है। अच्छा,
अब इसी में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क ऑल ऑफ यू विच यू हैव टू आंसर मी एज योर होमवर्क. अब सपोज, तो सो द सिचुएशन इज, सॉरी, सो द सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल इज, आपके सामने कोई व्यक्ति डूब रहा है नदी में, ठीक है, और आप उसे बचाने नहीं जाते हो, जिसकी वजह से वो डूब जाता है, उसकी डेथ कॉज हो जाती है. तो क्या आपको पनिश किया जा सकता है? क्या आपको उसके लिए जेल भेजा जा सकता है? आप पे कोई फाइन लगाया जा सकता है? इज इट एन ऑफेंस? यू हैव टू टेल मी दैट. अगेन मैं रिफ्रेज करती हूँ क्वेश्चन, यू मस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. इसका आंसर क्या होगा कि कोई व्यक्ति अगर आपकी आंखों के सामने नदी में, पानी में डूब रहा है, दैट पर्सन इज सिंकिंग, and if you do not save that person, will you be punished for the same? Please tell me answer to this question so that I will also get to know कि आप लोग इस लेक्चर को बहुत अच्छे से सिंसियरली सुन रहे थे, आपको सब समझ में आया है. तो अगर आपको एक्टस रिया और मेंस रिया का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप इसका सही आंसर कर पाओगे. सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स इन दी कमेंट सेक्शन. तो यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ इस क्वेश्चन को. दिस इज योर होमवर्क. अ पर्सन is sinking in water in front of you and you don't save that person. उसे आप बचाते नहीं हो. as a result of which, जिसकी वजह से वो मर जाता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ही डाइज. ठीक है. सो नाउ माई क्वेश्चन इज, विल यू बी पनिश्ड फॉर द सेम? उसके लिए क्या आपको सजा दी जाएगी? विल यू बी पनिश्ड फॉर द सेम? क्या उसके लिए आपको जेल भेजा जा सकता है? दिस इज योर होमवर्क. आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. ठीक है. तब इसके बाद नेक्स्ट थिंग we'll do is question answers. So these are broadly the topics of your criminal law part 1, and on the basis of that let's solve certain question and answers. So first one is, which of the following is not a crime? इनमें से कौन सा crime नहीं है? wrongful act, is it a crime? Yes. wrongful omission crime है? Yes. क्योंकि आपकी कोई ड्यूटी थी, आपकी कोई जिम्मेवारी थी, आपने वो फुलफिल नहीं की, जिसकी वजह से किसी को कुछ नुकसान हो गया, अगेन इट इज ऑफेंस. मॉरल रॉन्ग, नो. मॉरल ड्यूटी है जहां पर सिर्फ आपकी लॉ ने कोई ड्यूटी नहीं लगाई, सिर्फ मॉरली जो सोसाइटी सोचती है आपको ऐसा करना चाहिए था, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ क्राइम. अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हिंट है आपके होमवर्क का. जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया है उसका हिंट है इनमें से किसी एक ऑप्शन में, तो आप वो रिलेट करके मुझे जरूर बताइएगा. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जो मोरल रॉन्ग्स हैं हमारे, जो कुछ ऐसी चीजें जो हमारी सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है हम वो नहीं करते हैं, उसके लिए हमें पनिश नहीं किया जाएगा. हमें सिर्फ उस चीज के लिए पनिश किया जाएगा जो हमारा कानून हमें प्रोहिबिट करता है. ठीक है. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द स्टेजेस ऑफ क्राइम इज नॉट मेड पनिशेबल? कौन सा स्टेज ऑफ क्राइम पनिशेबल नहीं है, यानी कि उसके लिए आपको सजा नहीं मिलेगी? इंटेंशन, अटेम्प्ट, प्रेपरेशन, एक्ट और कमीशन. इंटेंशन के लिए तो सजा मिल सकती है? नहीं. अटेम्प्ट के लिए मिल सकती है? यस. प्रेपरेशन के लिए मिल सकती है? यस. कुछ केसेस में मिल सकती है जहां पर आप प्रेपरेशन कर रहे हो टू वेज वॉर अगेंस्ट द कंट्री के अगेंस्ट वॉर करने की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए आपको पनिशमेंट मिल सकती है. एक्ट और कमीशन, ऑफ कोर्स जब आपने ऑफेंस कमिट कर दिया, किसी को इंजरी हो गई, उसके लिए तो आपको सजा मिलेगी. तो सिर्फ इंटेंशन के लिए जो है आपको सजा नहीं मिलेगी. इंटेंशन पर से इज नॉट मेड पनिशेबल. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्टेजेस ऑफ क्राइम? इनमें से कौन सा स्टेजेस ऑफ क्राइम का हिस्सा नहीं है? इंटेंशन है? हाँ जी. मोटिव है? नहीं. अटेम्प्ट? यस. प्रेपरेशन? यस. सो राइट आंसर फॉर दिस इज मोटिव. मोटिव हमारा स्टेजेस ऑफ क्राइम का हिस्सा नहीं है. इंटेंशन, प्रेपरेशन और एक्ट और अटेम्प्ट हमारे स्टेजेस ऑफ क्राइम का हिस्सा हैं. नेक्स्ट इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल मैक्सिम एक्टिस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया? जो हमने एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में लीगल मैक्सिम पढ़ी, उसका मतलब क्या है? To constitute an offense, guilty mind and wrongful act must coexist. To constitute an offense, only guilty mind is sufficient.
To constitute an offense, only wrongful act is sufficient. To constitute an offense, only wrongful omission is sufficient. तो क्या चीज sufficient है to constitute an offense? Guilty mind भी होना चाहिए और wrongful act भी होना चाहिए. तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए. जब तक ये दोनों चीजें साथ में नहीं एग्जिस्ट करेंगी, आप किसी व्यक्ति को ऑफेंस के लिए पनिश नहीं कर सकते हो. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए. फिफ्थ क्वेश्चन कहता है मार्क द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ क्राइम. तो जो हमने 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम पढ़ी, उसका करेक्ट सीक्वेंस बताना है. क्या था उसका सीक्वेंस? सबसे पहले इंटेंशन, इंटेंशन के बाद प्रेपरेशन, ठीक है. प्रेपरेशन के बाद क्या था? अटेम्प्ट. जब आप तैयारी पूरी कर लेते हो उसके बाद आप अटेम्प्ट करने जाते हो. फिर फाइनल एक्ट. ठीक है, दिस इज द सीक्वेंस. ये कहां पर है? दिस इज गिवन इन ऑप्शन सी. इंटेंशन, प्रेपरेशन, अटेम्प्ट एंड द फाइनल एक्ट. सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अब अगला क्वेश्चन थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड है. वो क्या कहता है? ए ट्राइड टू मर्डर बी. ए ने बी को मारने की कोशिश की. In his self-defense, B injured A with a sword, by which he caused serious injuries to him. अब B ने अपनी जान बचाने के लिए A को तलवार, स्वॉर्ड क्या होता है? तलवार, तलवार से मार दिया, जिसकी वजह से A को बहुत ज्यादा इंजरीज हो गई. Will B be guilty of offense of murder? तो क्या यहाँ पर जो ये A व्यक्ति है, जो ओरिजिनली B का मर्डर करने की कोशिश कर रहा था, बट B ने अपने सेल्फ डिफेंस में A पे तलवार से अटैक किया, जिसकी वजह से ए की डेथ कॉज हो गई. तो क्या यहाँ पर हम बी को ऑफेंस ऑफ मर्डर के लिए पनिश करेंगे? नहीं. क्यों? क्योंकि हेयर ही वाज एक्टिंग अंडर हिज सेल्फ डिफेंस. वो अपनी जान बचाने के लिए ऐसा कर रहा था, उसका गिल्टी माइंड नहीं था. तो यहाँ पर क्या एलिमेंट मिसिंग है? गिल्टी माइंड इज नॉट देयर. और जैसे हमने एक्टस वो जो मैगजीन पढ़ी, एक्टस फेसिट नॉन, जस्ट अ सेकेंड, एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसीमेंसेट्रिया, एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसीमेंसेट्रिया, उस मैगजीन में क्या था? ऑफेंस के पनिश करने के लिए गिल्टी माइंड, रॉन्गफुल एक्ट दोनों होने चाहिए. यहां पर क्या मिसिंग है? रॉन्गफुल. यहां पर रॉन्गफुल एक्ट प्रेजेंट है बट गिल्टी माइंड इज नॉट देयर, इसलिए इट विल नॉट बी मेड पनिशेबल बाय द लॉ. बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज अ पुलिस ऑफिसर एक्टिंग अंडर द ऑर्डर्स ऑफ हिज सुपीरियर शॉट एट द क्राउड. पुलिस ऑफिसर अपने सुपीरियर, बड़े अपने ऑफिसर की डायरेक्शन मानते हुए जो क्राउड है उस पर शूट करता है. क्यों? विच वॉज गोइंग टू डिमोलिश अ पब्लिक बिल्डिंग बाय पुटिंग इट ऑन फायर. जो एक गवर्नमेंट की बिल्डिंग को आग से जलाने वाले थे. ठीक है. अब हैज ए कमिटेड एनी ऑफेंस? क्या यहाँ पर ए ने कोई ऑफेंस कमिट किया है? नहीं, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, अपने सुपीरियर की ऑर्डर्स को फॉलो करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना, पब्लिक प्रॉपर्टी में कोई इंजरी कॉज ना हो, कोई हार्म कॉज ना हो, नुकसान ना हो प्रॉपर्टी को. वो भी किसकी ड्यूटी है? हमारे पब्लिक सर्वेंट्स की है. तो वो अपनी ड्यूटी फुलफिल करते हुए अगर क्राउड पे गोली भी चलाता है, ही हैज नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस. तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? बी. बिकॉज यहाँ पर भी देयर इज नो गिल्टी माइंड. ठीक है, ही इज जस्ट एक्टिंग अंडर द ऑर्डर्स ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर. अगला क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन इज सीरियसली इंजर्ड एंड ही इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल. एक व्यक्ति सीरियसली इंजर्ड है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है. वाइल ही इज एडमिटेड देयर, डॉक्टर इन गुड फेथ परफॉर्म्स एन ऑपरेशन. और जब वो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो डॉक्टर उस पर एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है उसकी जान बचाने के लिए, ड्यूरिंग विच ही डाइड, जिसके दौरान वो जो एक्सीडेंट का विक्टिम आया था उसकी डेथ हो गई. द डॉक्टर, इज द डॉक्टर लायबल फॉर मर्डर? नो, क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्टर है उसका गिल्टी माइंड नहीं था, वो तो सिर्फ उस व्यक्ति को बचाने के लिए वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था. तो यहाँ पर वी कैन से देयर इज नो गिल्टी माइंड. ठीक है, सो दिस पर्सन, डॉक्टर, विल नॉट बी पनिश्ड फॉर द सेम. हेयर ही वॉज एक्टिंग अंडर गुड फेथ. वो अच्छी भावना के साथ ऐसा कर रहा था, वो केयरफुली ऐसा कर रहा था, अपनी तरफ से पूरी प्रिकॉशंस लेके ऐसा कर रहा था, इसलिए ही विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर. देन ए's हस्बैंड वॉज डायग्नोज्ड विद कैंसर. ए को पता, ए का जो हस्बैंड है, ही वॉज डायग्नोज्ड, या पता चला कि उन्हें कैंसर है. व्हेन डॉक्टर कम्युनिकेटेड द सेम टू हिज वाइफ इन गुड फेथ. अब जब डॉक्टर ने ये इंफॉर्मेशन ए की वाइफ को दी अच्छी भावनाओं में कि हाँ भाई इसकी वाइफ को तो पता होना चाहिए ना कि इसके हस्बैंड को कैंसर है. शी डाइड बिकॉज ऑफ शॉक ऑन हियरिंग दिस. वो ये सुनते ही शॉक से उसकी डेथ हो गई, उसकी वाइफ की डेथ हो गई. इज द डॉक्टर लायबल फॉर मर्डर ऑफ एज वाइफ?
क्या यहाँ पर जो डॉक्टर है सिर्फ उसको इंफॉर्मेशन देने की वजह से, जिसकी वजह से उसकी डेथ कॉज हो गई, उसकी वाइफ की डेथ कॉज हो गई, इज द डॉक्टर लायबल फॉर मर्डर ऑफ हिज वाइफ? नो, क्योंकि हेयर ऑल्सो देर इज नो गिल्टी माइंड, उसकी कोई बुरी इंटेंशन नहीं थी, ठीक है। बट इसी केस में अगर इस डॉक्टर को पता है कि जो ए है उसकी वाइफ है, उसको हार्ट प्रॉब्लम है और वो ऐसा सुनते ही मर जाएगी, फिर भी वो जानबूझ के उसे वो इन्फॉर्मेशन देता है, तो यहाँ पर उसका गिल्टी माइंड है और उसको मर्डर के लिए पनिश किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम कोई भी एक सर्टेन स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं ला सकते। एवरी केस इज डिफरेंट, एवरी केस हैज इट्स ओन फैक्ट। उसके बेसिस पे कोर्ट विल डिसाइड वेदर द पर्सन हैज कमिटेड द ऑफेंस और नॉट। अब लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी? इनमें से कौन सा क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी माना जाएगा? थेफ्ट यस, रॉबरी यस, डिकॉइटी यस, सो ऑल ऑफ द अबव। अब इन तीनों में फर्क क्या है? थेफ्ट मतलब किसी की आप चीज उसकी परमिशन के बिना उसकी पोजेशन से बाहर लेके जा रहे हो, दैट इज थेफ्ट। रॉबरी क्या है? अब वो जो चीज ले जाते हुए उसकी पोजेशन से बिना पूछे उसकी पोजेशन से आप चीज लेके जा रहे हो और वो ले जाते वक्त आप उसे कोई इंजरी कॉज कर देते हो या उसे डराते धमकाते हो, तो वो रॉबरी है। और वही अगर ये रॉबरी 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलके करते हैं तो उसे डिकॉइटी कह देते हैं। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द थ्री। थेफ्ट सिंपली आप किसी की पोजेशन से कोई चीज लेके जा रहे हो बिना उसकी परमिशन के। रॉबरी जब थेफ्ट कमिट करते हुए किसी को इंजरी कॉज करते हो या डराते धमकाते हो। डिकॉइटी जब 5 या 5 से ज्यादा लोग रॉबरी कमिट करते हैं तो उसे हम डिकॉइटी कहते हैं, ठीक है। सो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड। राइट आंसर फॉर दिस वन विल बी ऑप्शन डी. So that's all for today's class. I hope everyone has understood what is crime, what are the elements of crime, and what are the stages of crime, and what are the different types of crime which I have told you in the last slide. और क्वेश्चंस में या इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी आंसरिंग टू योर डाउट्स देयर ओनली। क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, एक्टिस रिया और मेंस रिया की एप्लीकेशन लगा के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जैसे हमने आज क्लास में भी सॉल्व किए। एंड लास्टली जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है उसका आंसर जरूर दीजिएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर ऑल ऑफ योर्स रिस्पॉन्स इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी अबाउट क्रिमिनल लॉ पार्ट 2, जिसमें हम इंडियन पिनल कोड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन। आई होप यू ऑल एंजॉय टुडेज क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। हैव एन अमेजिंग डे अहेड। बाय बाय।